नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और श्री गोविंदम क्लासेज के ऐप के अंदर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई चैप्टर, जिसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर सिंचाई क्या होती है, सिंचाई कितनी आवश्यकता होती है और कब कब आवश्यकता होती है, इसके बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, जिसमें हमने जलमांग के बारे में जाना था, फसलों की विभिन्न प्रकार की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सिंचाई की जो विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं उनके बारे में, कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं फसलों को, पेड़ पौधों को, फल वृक्षों को, सब्जियों को सिंचाई करने के लिए। वैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखाया था जो मेजर जो इसके टाइप्स हैं सिंचाई के, इरिगेशन के 5 टाइप्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में लिखा दिए थे। बट कुछ बुक्स में उन्हीं चीजों को कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाया गया है, तो आज वापस से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कुल सिंचाई की जो विधियां हैं वो 8 प्रकार से हैं। 8 प्रकार की विधियां होती हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अब ये विधियां कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन सी विधि सिंचाई के लिए आवश्यक होती है, कौन सी महत्वपूर्ण है, किसमें जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, या किस सिंचाई के माध्यम से उसमें प्रेशर जो है वो कम ज्यादा होता है, या फिर जल अधिक बचत होती है, वो सारी चीजें जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, इस वीडियो को पूरा देखना और अपने नोट्स जरूर साथ में बनाते हुए चलना, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स। बाकी कंप्लीट डिटेल वाले नोट्स जो है मैंने इसके ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल में डाल रखे हैं, इसके थ्योरी नोट्स डाल रखे हैं, और साथ में इसी चैप्टर के लास्ट ईयर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर उसकी सीरीज और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हमारे पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो जेट, आईसीआर है, सुपरवाइजर है, उन सभी में, तो वो चीजें भी इसी चैप्टर के साथ में इसी पीडीएफ के अंदर डाल रखी हैं। तो जब हम इस चैप्टर की पीडीएफ देखोगे उसके नीचे आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ सभी को, हमने जो पढ़ा था सिंचाई की जो मुख्य विधियां हैं वो कौन कौन सी। सबसे पहला है जल आकलन, ठीक है, या जिसको हम बाढ़ सिंचाई विधि भी कहते हैं, फ्लोडिंग इरिगेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोडिंग इरिगेशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लोडिंग मतलब इसमें बाढ़ की तरह उसमें पानी को खुला छोड़ देते हैं, है ना। उसके बाद में सेकंड है, डिटेल में पढ़ेंगे सभी के बारे में। नेक्स्ट है चौकेबार या क्यारी विधि, जिसमें हम क्यारियां बनाते हैं, जिसको हम चेक बेसिन इरिगेशन मेथड भी कह सकते हैं। थर्ड है बॉर्डर पट्टी विधि, जिसको हम बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड कहते हैं। फोर्थ है कुंड सिंचाई विधि, जिसको हम फरो इरिगेशन मेथड कहते हैं। फिफ्थ है थाला विधि, रिंग बेसिन मेथड कहते हैं। सिक्स है अपपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई विधि, जिसको हम सब सरफेस इरिगेशन मेथड कहते हैं। और सेवंथ है फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। और एट्थ है बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन मेथड। ठीक है, काफी से क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन बनने की संभावना जो रहती है वो इन दो से रहती है कि इसमें फव्वारा विधि में कितने पानी की बचत होती है, कितना प्रतिशत वाटर जो है वो सेव होता है, या इसमें, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। आजकल थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि भाई इनमें जो हम पानी बहाव जो होता है, पानी का बहाव जो होता है, उसका प्रेशर कितना होता है, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। ओके, अब एक एक इरिगेशन के मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, बाढ़ सिंचाई विधि या फ्लोडिंग इरिगेशन मेथड। क्या होता है, ये सही है या गलत है सिंचाई के हिसाब से? क्योंकि देखो ये मेथड्स हैं, अब इनमें कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो सिंचाई के लिए वाकई में बहुत अच्छे साबित होते हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनको हम अप्लाई नहीं करते हैं, है ना। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए यंत्र आ गए हैं, उनके माध्यम से हम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, सभी के डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जल आकलन या बाढ़ सिंचाई विधि के बारे में बात करते हैं। तो यह जो विधि है ये उन फसलों के अंदर अपनाई जाती है जिनमें जल की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो धान, ठीक है, पैडी, धान की जो फसल होती है, मतलब ऐसी फसलें जिनमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उस प्रकार की फसलों में यह जो है मेथड जो है, ये जो विधि है वो काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है, पानी को खेत के अंदर, पूरे खेत हैं उसमें, खेत के अंदर पानी को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसमें लगातार पानी जो है वो भरा रहता है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग इरिगेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी अधिक चाहने वाली जो फसलें होती हैं उनमें इस मेथड को काम में लिया जाता है। ये पॉइंट लिखना, अधिक चाहने वाली फसलों में, अधिक पानी चाहने वाली फसलों में इसका हम प्रयोग जो है वो करते हैं। उसके बाद में सेकंड अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, देखो खेत के अंदर हम पूरे पानी को खाली छोड़ते हैं, तो इसमें 50 से 75% पानी जो है वो क्या होता है, व्यर्थ होता है।
वो बह के या तो हो सकता है, क्योंकि पानी का लॉस जो है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है, पानी जो है वो बाहर बन के उड़ जाएगा, भाप बन के। ये दूसरा होता है अंतः स्पंदन के द्वारा। अंतः स्पंदन का मतलब क्या होता है, या तो पानी जो है वो जमीन के अंदर चला जाएगा, या पानी जो है वो वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाएगा। तो इसमें वाटर का मैक्सिमम जो पोर्शन है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर का क्या होता है, वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो 50 से 75% तक पानी जो है इसमें क्या होता है, लॉस होता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि इस विधि की जल उपयोग क्षमता जो होती है, जल उपयोग क्षमता मतलब जल उपयोग क्षमता क्या होती है कि किसी भी फसल के अंदर या किसी के खेत के अंदर अगर मैंने सपोज कीजिए 10 लीटर पानी उसमें दिया है, अब उस 10 लीटर पानी में से उस फसल ने कितना पानी उपयोग में लिया है, क्योंकि हम जो पानी दे रहे हैं, पानी मतलब सिंचाई जो दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, ताकि फसल उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो भाई हम खेत के अंदर पानी को खुला छोड़ रहे हैं, तो अब उसमें पानी जो है वो पानी की बचत, पानी की उपयोगिता कम हो रही है, जबकि पानी व्यर्थ ज्यादा हो रहा है ना। तो 50 to 75 या 70% लॉस होता है, और जल उपयोग क्षमता जो है इसकी वो बहुत ही कम होती है। किसके कंपैरिजन में, अगेन हम जो जितनी भी मेथड्स पढ़ने वाले हैं उन सभी की तुलना में इसमें पानी की जो उपयोगिता है वो कम होती है, ठीक है। तो लिखना इसमें जल उपयोग क्षमता जो है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये 3 पॉइंट्स इसमें मेजर हैं। खासकर इससे जो क्वेश्चन बन सकता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक तो बेसिकली ये पूछा जाएगा कि कौन सी विधि है जिसके द्वारा पानी सबसे ज्यादा पानी व्यर्थ होता है, जिसमें पानी की बचत नहीं होती है, तो फ्लोटिंग मेथड आंसर देना है। या सेकेंड ये पूछा जा सकता है, ये वाला जो मैंने सबसे पहले आपको क्लियर कर दिया था कि धान ऐसी फसलें जो अधिक पानी चाहती हैं, उस प्रकार की जो फसलें होती हैं उनमें ये मेथड काम में लिया जाता है। क्लियर हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी और डिटेल में मैंने नोट्स में लिख रखा है, तो वहां पे भी आपको इसको देख लेना। मैं आपको बच्चों एक बार फिर याद दिला दूं आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है हमारी पढ़ाई के लिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में आगे चल के वाकई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, देखो तैयारी तो यहाँ पे हजारों कर रहे हैं। कृषि पर्यवेक्षक की बात करें तो उसमें तो इतने सारे हैं जो आपके 12th वाले हैं, फिर BSc वाले हैं, फिर MSc वाले हैं, और फिर PhD वाले हैं, सभी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करेंगे। हमारा कंपटीशन उन सबसे है, तो आप उन सबसे आगे कैसे निकल पाओगे, जब आप स्टडी जो है वो एक डिफरेंट तरीके से करोगे, आप स्टडी एक स्मार्ट तरीके से अगर कर पाओगे तो हम बाकी लोगों से आगे निकल पाओगे। बाकी सिलेबस वही है, पढ़ सभी रहे हैं, सभी ने कोर्स ना कहीं ज्वाइन कर रखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ रहेंगे या सेल्फ स्टडी कर रहेंगे। कोर्स को सारा अपनी तरफ से कंप्लीट करके जाएंगे। आगे कौन निकलेगा, स्मार्ट तरीके से जो स्टडी करेगा वही आगे निकलेगा, है ना। तो थोड़ा सा राजनीति लगा के चलना। ओके, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है मेथड हमारा। अब हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड है चौकेबार विधि, है ना, यहां दिख जाएगा आपको। ओके, ऊपर ही लिख देते हैं। सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं तो चौकेबार विधि, या इसको हम द्रोण विधि भी कहते हैं, ठीक है। चौकेबार द्रोणी विधि, क्यारी विधि भी कहते हैं इसको। चेक बेसिन मेथड, देखो हम अगर गांव से हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इसमें क्या होता है, क्यारी विधि, नाम से ही पता चल रहा है। क्यारी विधि में क्या होता है कि इसमें हम खेत को क्यारियों में बांट देते हैं। खेत को हम क्या करते हैं, क्यारियों में बांट देते हैं, और फिर उनके अंदर हम क्या करते हैं, पानी भरते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ये जो खासकर इस फसल के इस मेथड की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रचलित जो है, जिसमें मतलब नॉर्मली पानी की आवश्यकता होती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं गेहूं, ठीक है, गेहूं, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उनमें ये सर्वाधिक प्रचलित है। तो जैसे वो फसल हमने जो मेथड देखा था उसमें हम देखते थे कि वो किसके लिए उपयोगी होती है, खासकर धान वाली फसल के लिए, है ना। उसी प्रकार से क्यारी विधि जो है वो ज्यादातर, ये यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रचलित विधि जो है ये किस फसल के लिए है, गेहूं के लिए है। तो फर्स्ट कौन लिखना है इसमें, फर्स्ट लाइन हमें यही लिखेंगे इसमें कि इसमें क्या होता है, ये खेती की सिंचाई हेतु सबसे प्रचलित विधि है। खेतों में ज्यादातर इसी मेथड को हम काम में लेते हैं। खेतों में सिंचाई हेतु सर्वाधिक प्रचलित विधि है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये जो प्रयुक्त होती है वो कहां पे होती है, गेहूं के अंदर की जाती है। गेहूं की फसल में है सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है। ओके, ये दो चीज आपको अच्छे से याद रखनी है।
इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें बात करते हैं इसकी चौकेबार विधि की, इसकी जल धारण क्षमता जो होती है, जल उपयोगिता क्षमता, तो फ्लोटिंग मेथड जो होता है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या है, पूरे खेत के अंदर पानी भरा जाता है। इसमें क्या है कि खेत के अंदर क्यारियां बना ली जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा कोई खेत है, सपोज करो यहाँ पे बीच में एक बड़ी आती है लहर, और फिर इस प्रकार से यहाँ क्यारी बना दी, यहाँ क्यारी बना दी, इस प्रकार से हम क्यारियां बनाते हैं, और क्यारियां बना के फिर हम क्या करते हैं, खेत में सिंचाई करते हैं। तो ज्यादा पानी की व्यर्थता जो है वो नहीं होती है, क्यारी के अंदर पानी भरेंगे, जैसे वो खाली हो जाएगी फिर दोबारा पानी भरेंगे। लेकिन फ्लोटिंग मेथड में हमेशा के लिए पानी जो है वो भरा रहना चाहिए खेत में, ये चीज है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये विधि जो है वो हमेशा के लिए सही है, इसकी कुछ कमियां भी हैं। वैसे तो सर्वाधिक प्रचलित विधि है, इसमें कोई कमियां नहीं है, ज्यादातर हम इसी का प्रयोग करते हैं, इसी मेथड का। लेकिन इसके अंदर कमी यह है कि हम खेत के अंदर जब क्यारियां बनाते हैं, है ना, आपने देखा होगा खेत में क्यारियां बनाते हैं, तो वहां पे एक तो बीच में सबसे पहले मेन क्यारी हम बनाते हैं, है ना, फिर यहाँ पे इतनी क्यारी हम ये बनाएंगे, ये क्यारी हम बनाएंगे, मोटी क्यारी बनाते हैं अगर हमें पानी अधिक भरना है उसमें, तो है ना, ताकि परमानेंट इलाज करते हो भाई, बार बार में क्यारी फूटे नहीं, और फिर फूटेगी तो फिर क्यारी जो है नुकसान हो जाएगा, है ना, वापस से बनानी पड़ेगी। तो हम इसमें एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे खेत का कुछ भाग जो है, खेत की कुछ भाग की जो मिट्टी है वो तो हमारे क्यारी में ही काम आ गई भाई, है ना, क्यारी बनाने में। बीच में मेन मेड बना दी, फिर इधर से ये मेड बना, क्यारियां बना रहे हैं इसमें। तो इसका बस यही कमी है कि खेत का कुछ भाग जो है वो क्या होता है, ये जो हम क्यारी बनाते हैं उसमें ही चला जाता है। पूरी जमीन जो है, पूरा खेत जो है वो फसल के लिए, क्रॉप के लिए यूटिलाइज हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कमी के अंदर हम इसमें लिख सकते हैं कि खेत का बड़ा भाग जो है वो मेड के अंदर या फिर नालियों के अंदर ही आ जाता है। खेत का बड़ा भाग मेडों में ही लग जाता है, ठीक है। ये इसकी कमी है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि उसका खेत का कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, क्यारी सब में चला जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि इस विधि में जल उपयोग क्षमता जो है वो 60 से 65% है, कम होती है। और वो कितनी है, जल उपयोग क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो 60 to 65% होती है। इस मेथड के द्वारा 60 से 65% तक जल जो है वो बच जाता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा बॉर्डर पट्टी विधि, देख लिया, वेरी गुड। थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं। बॉर्डर सिंचाई विधि शॉर्ट में लिखते हैं। बॉर्डर सिंचाई विधि की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, हम बॉर्डर बनाते हैं, खेत के चारों तरफ बॉर्डर बनाते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है कि खेत में सपोज करो ये जो ढलान वाले जो खेत हैं वहां पे काम में ले जाती है। जिधर से यूं ढलान हो रही होती है तो उधर हम क्या करते हैं, जहां पे ढलान है उसकी विपरीत दिशा में हम बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है। जिससे ढलान के थ्रू क्या होता है कि पानी का जो लॉस होता है वो, वाटर लॉस जो है वो रुक जाएगा। तो इस विधि में क्या होता है कि खेत में ढाल की दिशा में लंबी लंबी क्यारियां जो हैं, लंबी लंबी पट्टियां जो हैं वो समांतर रूप से बनाई जाती हैं ढाल की दिशा में, ठीक है। लेकिन ये जो विधि है वो बालू मिट्टी जो होती है उसमें यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि बालू मिट्टी में जो हम पट्टियां बनाते हैं वो बिखर जाएंगी। तो इसमें एक ही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है हमारे, कि इस विधि में खेत के ढाल की दिशा में लंबी लंबी पट्टियां बनाते हैं। खेत के ढाल की दिशा में लंबी लंबी पट्टियां समांतर रूप में बनाते हैं। ये मतलब, ठीक है। इसका उपयोग जो है वो बालू मिट्टी जो है उसमें, बालू मृदा में हम इसका प्रयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना, उसमें उपयोगी यह नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर पे है हमारा कूड़ सिंचाई विधि। फोर्थ मेथड है हमारा कुंड सिंचाई विधि। फरो इरिगेशन मेथड। कुंड सिंचाई में क्या होता है, कुंड का मतलब क्या होता है, कुंड जैसे छोटा सा एक गड्ढा सा बना दिया ना, उसमें पानी भरा रहेगा इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है कि पंक्तियों में जो फसलें बोई जाती हैं, ठीक है,
उनमें क्या है, जो ढलान वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे हम पंक्तियों में क्या करते हैं, छोटे छोटे स्थानों पर कुंड बना देते हैं। यहाँ कुंड बना दिया, एक यहाँ कुंड बना दिया, एक वहां कुंड बना दिया, इस प्रकार से। और ये जो विधि है वो खासकर जो काम में ली जाती है, ये जैसे कि सब्जियां वगैरह हो गई, मक्का, ज्वार, गन्ना, कुकुरबिट्स, प्याज, इन सभी में ये जो है वो काम में ली जाती है। और उनमें क्या करते हैं, खेत के अंदर हम छोटे छोटे से कुंड बना देते हैं अलग अलग स्थान पर, क्योंकि ढलान वाली जो मृदाएं होती हैं, ढलान वाला जो खेत है वहां पे हम सिंचाई करेंगे तो पानी बहकर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ढलान वाले खेतों में छोटे छोटे स्थानों पर या फिर एक डिस्टेंस पर हम क्या कुंड बना देते हैं, है ना। और उस कुंड में हम पानी भर देंगे तो उस पानी को फिर मृदा जो है शोषित करती रहती है और उसमें जितनी भी फसलें हैं उनको पानी जो है वो मिलता रहता है। तो इसमें लिखना कि यह विधि जो है वो पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलें के लिए उपयोगी होती है ना। यह पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है ना। पंक्तियों में जैसे कि ज्वार हो गया, मक्का हो गई, ठीक है, कुकुरबिट्स फैमिली हो गई, प्याज हो गया, इस प्रकार से, है ना, आलू हो गया, आलू, गन्ना, प्याज, कद्दू वर्गीय, है ना, कुकुरबिट्स जितनी भी हैं, उन प्रकार की जो फसलें होती हैं उनमें यह विधि जो है वो मेथड जो है वो काम में लिया जाता है। सेकंड, कम ढलान होने पर ढलान की दिशा में, अधिक ढलान होने पर ढलान के आड़ी दिशा में समोच्च रेखा पर हम क्या करते हैं, कुंड बनाते हैं। कम ढलान है तो ढलान की दिशा में, और अगर ज्यादा ढलान है तो ढलान के विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, इसमें कुंड बनाते हैं, है ना। खेत, शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहाँ पे, खेत में कुंड बनाते हैं, कुंड बनाते हैं और उन कुंडों के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इस प्रकार से ये मेथड जो है वो सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए 4th नंबर का। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो है 5th, जिसको हम कहते हैं थाला विधि, जिसको रिंग बेसिन भी कह सकते हैं। थाला, थाला समझते हो क्या होता है? देखो ये सारी चीज ऐसी हैं जो हम आसपास, हमारे आसपास कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम इनको यूज करते हैं। तो 5th नंबर पे है थाला विधि। हमने देखा होगा कि हमारे जो फल वृक्ष जो होते हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं फिर डिस्कस करें। रिंग बेसिन मेथड, इसमें क्या होता है, रिंग बेसिन मेथड में सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये है जो विधि होती है ये फल वृक्षों में काम में ली जाती है, ठीक है। ये ऐसे करने से क्या याद ज्यादा आता है। यह जो मेथड है वो किस में काम में लिया जाता है, फल वृक्ष जो भी हैं, क्योंकि फल वृक्षों में अगर हम पूरा जैसे फ्लोटिंग मेथड काम में लें, चेक बेसिन मेथड और ये सब काम में लें तो क्या कि बेकार है। क्योंकि फल वृक्षों में क्या है कि जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे लगाया जाता है। जैसे आम की बात करें तो 10 × 10 मीटर पे लगाया जा रहा है, कोई 8 मीटर पे लगाया जा रहा है कि नहीं। तो एक पेड़ यहाँ लग रहा है, एक पेड़ यहाँ लग रहा है, बीच में भाई इस मिट्टी को क्यों पानी दें, ये तो हमारा पानी व्यर्थ हो जाएगा सारा सारा ही। तो उनमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फल वृक्ष होता है उसकी, ये हमारा जैसे कि फल वृक्ष है, इसके आसपास हम यहाँ पे एक थाला बनाते हैं इस प्रकार से, और वहां पे हम क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। ध्यान ये रखना है कि कभी भी ये जो पानी है ये उसके तने से संपर्क में नहीं होना चाहिए। जनरली हम हमारे गांवों में क्या करते हैं, सिंपल सा पेड़ है उसके आसपास एक गड्ढा खोदा और उसमें पानी डाल दिया, लेकिन ये मेथड गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो पानी जो है वो उसके, पानी अगर तने के संपर्क में आ रहा है तो कई सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं, है ना। तने से संबंधित कई सारी ऐसी बीमारी होती है, जैसे पपीते में होता है आद्र गलन रोग हो गया, ठीक है। नर्सरी में कई सारी ऐसी बीमारी होती हैं जो तने संपर्क में, जल के संपर्क में अगर डायरेक्ट आ जाएगा तना, तो वो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाएगा, फिर कई सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा प्लांट है, जो पौधा है, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें थाला बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, थाला बनाते हैं और फिर यहाँ पे हम उसमें सिंचाई करते हैं। और यह किन में करते हैं, हम फल वृक्षों में करते हैं। किन में करते हैं, फल वृक्षों में काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से पानी की भी बचत होती है ना, वाटर सेविंग होता है, वाटर सेविंग। और दूसरी बात, जो भी फल वृक्ष है उसको आसानी से पानी पहुंच सकता है। तीसरी बात, ये जो फल वृक्षों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसमें पानी जो है वो नहीं रहेगा, तो जितने भी उसमें खरपतवार वगैरह है वो सारे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही है
कि ये जो कुंड इसमें जो मेथड है थाला विधि जो है ये फल वृक्षों के लिए काम में ली जाती है। नोट डाउन कीजिए, इसमें फल वृक्षों के लिए काम में ली जाती है। समझ में आ गया कंसेप्ट, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। दूसरी बात अगर हम इसमें बात करें तो इस विधि में क्या है, तने के संपर्क में सीधे जल को नहीं रखा जाता है ना। तने के संपर्क में सीधा जल को नहीं रखा जाएगा, थोड़ी सी दूरी बना के हम उसको रखते हैं, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इसका एक परिवर्तित रूप भी है। परिवर्तित रूप है इसका, जिसको हम कह सकते हैं परिवर्तित रूप वलय या अनूठा विधि, है ना। इसी प्रकार से वो भी काम में ली जाती है। तो ये ढलान वाली विधियों में अपनाई जाती है। इसका परिवर्तित रूप जो है कौन सा है, वलय या ढलान विधि, है ना। वलय या जिसको हम कह सकते हैं वलय या अनूठा विधि। जो ढलान वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे यह विधि जो है वो प्रयुक्त की जाती है। जितने भी ढलान वाले क्षेत्र हैं वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, एक बार शेयर डाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थाला विधि के अंदर जो नुकसान होता है, जल का नुकसान होता है या फिर उसमें जो और अन्य प्रकार के जो दोष हैं उनका अगर हम बात करें कि उनकी बचत या उनका दोषों का निवारण जो है वो अनूठा विधि के द्वारा ही होता है। ठीक है, अंगूठा विधि के द्वारा ही होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो अंगूठा विधि है वो किसका रूप है, वो इसी का रूप है। अंगूठा विधि जो है वो थाला विधि का ही रूप है, एक परिवर्तित रूप है जो ढलान वाले क्षेत्रों में काम में ली जाती है और वो इनके जितने भी दोष हैं उन सभी दोषों को कम कर देती है ये। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद में 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अवपृष्ठीय सिंचाई विधि, है ना। अवपृष्ठीय सब सरफेस इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, अवपृष्ठीय नाम से पता चला है कि हमारे जो नॉर्मली जो मृदा होती है, मृदा सतह जिसको हम सरफेस कहते हैं, ये मृदा सतह होती है। उसके नीचे हम क्या करते हैं, नीचे पाइप लेते हैं, है ना। पाइप या नालियों के द्वारा हम इस प्रकार से सिंचाई करते हैं। उसमें नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या पानी बहता रहता है इस प्रकार से। तो इस मेथड को हम इस प्रकार से अगर सिंचाई की जाती है तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, अवपृष्ठीय सिंचाई विधि कहते हैं। तो इसमें क्या है, धरातल के नीचे एक निश्चित स्थान पर, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा नीचे भेज दिया, हमें सिर्फ इतना नीचे उसको भेजना है। नल या पाइप जो सेट करना है वो इतना नीचे सेट करना ताकि पौधों को या फसल को आसानी से पानी जो है प्राप्त हो सके। खासकर पौधे जो है फल वृक्ष और ये इनमें काम ले जाते हैं, क्योंकि फसल में तो फसल ही बहुत ऊपर होती है। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें एक निश्चित दूरी पर खुली नाली या रंध्र युक्त पाइप हो सकते हैं। रंध्र युक्त पाइप का मतलब क्या, पाइप है जिसमें छोटा छोटा सा यहाँ पे होल बने हुए हैं इस प्रकार से। तो जब इसमें हम पानी भेजेंगे तो सारा का सारा पानी जो है होल्स के माध्यम से यहाँ पे रिलीज होने लगेगा, रिसने लगेगा वो। ठीक है, रिसेगा, फिर आगे हमारी जो यहाँ पे फसल जो लग रही है उसको सीधा उसके जड़ क्षेत्र में प्राप्त होगा। जो भी हमारी फसल लग रही है उसके सीधा जड़ क्षेत्र में प्राप्त होगा। तो इस मेथड में क्या है, मृदा जो है या खेत जो है बाहर से तो वो नॉर्मल दिखाई देता है, बाहर से सूखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर मॉइस्चर कंजर्व रहती है उसमें, या फिर यूं कह सकते हैं कि नमी बनी रहती है। पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल रहती है फसल के लिए, है ना। अंदर हमने यहाँ पे पानी उस फसल को दे रखा है। तो एक तरीके से ये अच्छी भी है। दूसरा, इसमें खरपतवार वगैरह जो है उनका नुकसान नहीं होता है, ज्यादा उनका वृद्धि नहीं होती है। और पानी की उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि फसल को सीधा जड़ क्षेत्र में पानी मिल रहा है। अगर हम ऊपर सिंचाई करते हैं, यहाँ पे सिंचाई करते हैं, तो इसका कुछ भाग जो है वो तो पौधे को मिलता है और कुछ भाग जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या फिर किसी भी माध्यम के द्वारा बाहर चला जाएगा, और कुछ माध्यम जो है वो कुछ पार्ट जो है वो नीचे भी चला जाएगा, अंतस्पंदन इनफिल्ट्रेशन के थ्रू। होता है कि नहीं होता, प्रैक्टिकली बात है। लेकिन इस पानी में क्या होता है, हाँ थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा, लेकिन ज्यादातर जो है वो फसल के जड़ क्षेत्र के द्वारा उपयोग में ले लिया जाएगा। तो यही चीज है इसमें, ठीक है। और इसका उपयोग जो है खासकर इस मेथड का जो उपयोग है
केरल के अंदर जैसे कि नारियल उगाने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है, कश्मीर में आदि में कर सकते हैं, तो केरल में या कश्मीर में इनका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है नारियल के लिए। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है अवपृष्ठीय इरिगेशन मेथड में। ओके, सो ये 6 हो गए। अब हमारा जो मेन इरिगेशन मेथड जहां से हमारे क्वेश्चन बनता है वो आते हैं और उनका नाम है फव्वारा विधि। उसके बारे में हेडिंग डालना जहां से हमें क्वेश्चन बनते हैं। ये चीजें हमें समझनी थी, हो सकता है बेसिकली अगर इनसे भी क्वेश्चन बन जाए, तो अगर थ्योरेटिकली है तो हमें इनको लिख के आना है, डिटेल में इसको लिखना है। ठीक है, सो हेडिंग डालना स्प्रिंकलर मेथड है फव्वारा सिंचाई, 6 नंबर पे। फव्वारा सिंचाई विधि क्या होती है? सबसे पहले तो इसमें यह समझना है कि हमने जब सिंचाई जो चैप्टर पढ़ा था, स्टार्टिंग इसकी हम डेफिनेशन की बात करते थे, हमने क्या पढ़ा था कि सिंचाई क्या एक तरीके से पौधे के लिए, फसल के लिए आर्टिफिशियली उसका रेन है ना, मतलब वो वर्षा पे डिपेंड रहते हैं, और सिंचाई में भी हम क्या करते हैं कि उसको आर्टिफिशियली हम पानी देते हैं। अब वर्षा पौधा अगर उसको ऐसा लग रहा है कि बरसात आ रही है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो उस पर सुटेबल है वो, और अच्छी ग्रोथ कर पाता है अपनी। लेकिन हमने ये किया कि हमने उस फसल के लिए, उस पौधे के लिए आर्टिफिशियली रेन तैयार कर ली है। कैसे? वो इस मेथड के थ्रू करती है, फव्वारा सिंचाई की विधि के थ्रू की है। इसमें क्या होता है, पानी की बचत भी ज्यादा होती है और फसल को पर्याप्त सही तरीके से पानी जो है उपलब्ध हो जाता है। मतलब पूरा पौधे को ऊपर से लेकर नीचे तक नहला देते हैं, उसको अच्छे से पानी मिलता है, पानी की बचत कम होती है इसमें, है ना, बचत भी अच्छे से होती है, मतलब बचत ज्यादा होती है, वो वाली चीजें हैं। और इसमें और भी कई सारी चीजें हैं कि इसको किसी भी प्रकार की मृदाओं में कैसी भी उसकी स्थलाकृति है वहां पे उपयोग कर सकते हैं। हमने फ्लोटिंग मेथड्स में देखते हैं कि हम उन विधियों को वहीं पर प्रयोग हम कर सकते हैं जहां पे खेत समतल है या फिर सही तरीके से है, लेकिन यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उबड़ खाबड़ लवणी क्षारीय मृदाएं हैं, वहां पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, आप सभी को पता होगा, फव्वारा विधि आपने देखा होगा, एक पाइप लेते हैं और उस पाइप के अंदर हम एक निश्चित दूरी पर फव्वारा सेट कर देते हैं और वहां से पानी जो है वो इस प्रकार से वर्षा के रूप में निकलता है। तो ज्यादा मेहनत इसमें नहीं लगती है, ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। हमने क्यारी विधि देखी थी, तो वहां पे एक पॉइंट और रह गया, वहां पे श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। क्यारी विधि में क्या होता है, क्यारी बनानी पड़ेंगी भाई, तो घर के सदस्यों को या तो लेके जाओ, है ना, तो वो भी ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर ज्यादा जमीन है और उसमें एकदम से तैयार करना है 1-2 दिन में, तो हमें बाहर से मजदूर मंगवाने पड़ते हैं, तो श्रमिक अधिक से लगाने पड़ेंगे, तो उनका खर्चा आता है। यहां से इस विधि से वो खर्चा जो है वो बच जाएगा। इसमें कुछ नहीं, बस एक पाइप लाने का खर्चा है। पाइप मार्केट से लेके आओ, खेत के अंदर बिछा दो, और एक इंसान है उस पाइप को उठा के दूसरी जगह पे सेट कर देगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह सेट कर देगा। इस प्रकार से हम पूरे खेत के अंदर सिंचाई कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ओके, तो चलिए नोट डाउन कीजिए हेडिंग, फिर उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब लिखना शुरू करते हैं। समझ में तो आई गया, और कोई पॉइंट होगा तो मैं समझा दूंगा कि इस विधि में पानी को बौछार वर्षा के रूप में दिया जाता है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये, आर्टिफिशियल रेन के रूप में इसमें हम देते हैं। इस विधि में फसल को पानी या सिंचाई कृत्रिम वर्षा के रूप में देते हैं। ये डायरेक्ट लिख लीजिए, वर्षा या बौछार के रूप में देते हैं। ओके, सेकेंड अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यह विधि जो है वो एक विशेष दाब पर कार्य करती है। विशेष दाब पर कार्य करती है, इसीलिए इसको हम अधिक दूरी तक पहुंचा सकते हैं जल को, है ना, यूं लिख सकते हैं, इसीलिए अधिक दूरी तक पहुंचा सकते हैं एक विशेष प्रेशर पे। तो प्रेशर हमारे हाथ में रहता है, पहले के नॉर्मली रखते हैं, लेकिन उसके माध्यम से एक ही स्थान से हम लंबी दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। दूसरा है कि कुछ ऐसी मृदाएं होती हैं जिनमें पानी जल्दी सोख लेती है, तो उनमें क्या है, हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है ना, बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, तो उनमें भी इसके द्वारा पानी की जो है बचत होती है। तो हल्की या बलुई मृदाएं जो होती हैं जहां पे बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, वहां पे क्या होता है, बौछार विधि, ये वाली जो मेथड है वो उपयोगी होता है, अधिक उपयोगी होता है। तो लिखना इसमें
हल्की मृदाएं, हल्की मृदा या बलुई मृदाएं जो होती हैं उनमें यह बौछार विधि काम आती है ना। बौछारी विधि जो है वो अच्छी रहती है क्योंकि इसमें पानी की बर्बादी जो है वो ज्यादा नहीं होती है, बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। इसकी जल उपयोग क्षमता की अगर हम बात कर लेते हैं, जल उपयोग क्षमता जो होती है तो वो 60 से 75% तक होती है। इतना जल जो है वो सीधा सीधा पौधे को उपयोग में होता है, पौधे के लिए उपयोगी रहता है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं तो इसमें सतह विधि जो हमने पढ़ा था है ना, सरफेस मेथड, उसकी तुलना में इसके अंदर 25 से 50% तक पानी जो है उसकी तुलना में बचत होता है। सरफेस इरिगेशन मेथड में भी पानी की बचत होती है लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें के अंदर बचत होती है। तो ये पॉइंट भी लिखना, सतही विधि की तुलना में 25 से 50% पानी की बचत, पानी की क्या होती है, इस विधि के द्वारा, इस मेथड के थ्रू बचत होती है। ओके, अगर हम इसमें बात करते हैं दबाव की, क्योंकि ये हमने लिखा था कि एक निश्चित प्रेशर पर कार्य करता है, एक निश्चित दबाव पर कार्य करता है और इसका दबाव होता है 2.524 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव या इतने प्रेशर पर यह जो होता है क्या होता है, काम करता है। 2.524 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतने प्रेशर पर यह कार्य करता है। इस विधि में दूसरी बात है कि श्रमिकों की बचत होती है, वो हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि यह जो विधि होती है क्या था, हाँ, पाले के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाला क्या करता है, जब भी पाला पड़ता है तो वहां पे हम सिंचाई करते हैं और सिंचाई जो है वो पाले से बचाव करती है फसल की, है ना। तो यह जो विधि होती है पाले से बचाव करने में सहायक होती है। ये पॉइंट भी लिख लेना, पाले से बचाव में सहायक यह विधि होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। लिख लिया? चलिए, अब इसमें ऐसी बात नहीं है भाई देखो कि हमेशा ही सही है, कुछ कमियां भी रहती हैं। जो इंसान के अंदर खूबियां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। वो एक अलग बात है कि आजकल लोग जो हैं वो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में रहते हैं, या हमारी जो एक दो कमियां हैं उन्हीं को बाहर लोगों के सामने, कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान को नीचा दिखाना है, गिराना है, अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो एक छोटी मोटी कोई गलतियां हो गई कभी किसी जमाने में या कोई बेसिक बातें हो गई हैं तो उन्हीं को लेके बवंडर करते रहते हैं। और घर परिवारों में तो लड़ाई भी ऐसी होती है कि पिछले 10 साल पहले की जो बात है उसको भी लेके बैठे रहेंगे, है ना। खासकर जैसे अपने भी, अगर आप कमांड फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहां पे होता है कि अपने जो है परिवार में ही कोई 5 साल पहले कोई किस्सा हो गया, कोई बात हो गई, कोई बुराई हो गई, कोई गाली वाली दे दी, कुछ बात हो गई, उसको आज लेके बैठे, आज फिर लड़ाई कर लेंगे उस पर, है ना भाई। एपिसोड को रिन्यू कर देते हैं, जैसे आपके लिए होता है ना कि कोर्स रिन्यू करना है, नई वीडियो बनानी पड़ी, ये नहीं होता है, ये तो यहाँ है। अपने घर की टेक्नोलॉजी इससे भी हार्ड है, वो पुरानी को ही रिन्यू कर देते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी ऐसे लेके आते हैं। चलिए, कमी की हम बात कर रहे थे, तो कमी क्या है इसमें? कमी यह है कि भाई साहब अभी तक हमने देखा वो सारी चीज सही है कि हाँ भाई फव्वारे विधि के द्वारा हम आराम से सिंचाई करेंगे, खेत में, सरसों के खेत में यूं हाथ फैला के आराम से वहां पे शाहरुख खान की तरह गाने गाएंगे। लेकिन नुकसान क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जहां पे हम इस मेथड के थ्रू इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, हवा की गति बहुत ज्यादा हो। तो इसका एक ये है कि ये एक निश्चित हवा की गति पर ही क्या करता है, वर्क करती है मेथड, ठीक है। तो लिखना इसमें कि, और दूसरी बात एक चीज और बताऊं, खारे पानी वाले कौन कौन है जो खारे पानी के क्षेत्र से हैं। खारा पानी जो होता है, खारा पानी होगा, क्या होगा कि जब खेत के अंदर हम खारे पानी से सिंचाई करेंगे तो जिस टाइम पे करेंगे वो तो ठीक है, उसके बाद अगर हमने रोक देते हैं तो वो खारा पानी इसके नोजल वगैरह जो होते हैं उनमें जम जाएगा, नीचे छिद्र होते हैं वहां जम जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो फव्वारा जो होता है वो काम में नहीं ले जाएगा। फव्वारा के ऊपर का जो मुख होता है, फव्वारा गन या जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या है, वो खारे पानी के द्वारा नमक वहां पे जम जाएगा और वो पकड़ में आ जाएगी, है ना, वो उसमें स्मूथनेस नहीं रहेगी, क्योंकि वो जब घूमती है तभी अच्छे से सिंचाई हो पाती है। तो खारे पानी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे हम इस मेथड का काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फसल के अंदर, फसल में जब फूल लग रहे हैं, फसल के अंदर फूल लग रहे हैं, इधर से तुम फव्वारा इरिगेशन मेथड के थ्रू ले भाई, तो फव्वारा लेके बैठ के सिंचाई कर रहे हैं, तो जितने भी फूल है वो झड़ जाएंगे। अब फसल को हम उगा क्यों रहे हैं? फसल उत्पादन के लिए। अब फूल ही झड़ गए हैं तो बीज नहीं बनेगा, तो खाली फसल को तुम क्या करोगे उसको लेके, है ना, चारा थोड़ी खाएंगे। तो खारे पानी हो गया, फसलों में जो फूल वगैरह होते हैं उस फूल लगने समय, फूल
लगते समय इसका हम उपयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं, या फिर अधिक वायु गति है तब भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां दिख जाएगा। हाँ, अधिक वायु गति होती है तब भी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो खारे पानी वाले स्थानों पर फूल आते समय या अधिक वायु की गति है वहां पर भी हम इसका इस मेथड का हम काम में नहीं ले सकते। ये इसकी कुछ कमियां हैं। ओके, तो यह मेथड जो है वो कब काम करेगा, वायु की गति क्या होनी चाहिए इसके लिए, यहां लिख दूं मैं आपको। ठीक है, वायु की इसके लिए गति क्या होनी चाहिए, तो वायु गति की अगर हम बात करते हैं तो 12 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। वायु गति कितनी होनी चाहिए इसके लिए, 12 किलोमीटर पर आवर या पर घंटे की स्पीड की अगर होगी तो वो वायु गति हमारे लिए सही है, सुटेबल मानी जाती है। आपको कट गया थोड़ा सा वहां पे, है ना, यहां लिख लो 12 किलोमीटर पर आवर। इतनी गति अगर है तो वहां पे हम इस मेथड को अच्छे से काम में ले सकते हैं। ओके, दूसरी बात, इस विधि में जो पाइप उपयोग में होता है, इस विधि में पाइप जो उपयोग में होता है, पाइप की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है। इस विधि में जो पाइप जो हम काम में लेते हैं ना, तो कितना लेते हैं, ये तो 1 मीटर ही होता है, 6 मीटर हम काम में लेते हैं, 6 मीटर होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। फव्वारा इरिगेशन मेथड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, प्रेशर कितना होना चाहिए, विंड में सॉरी इसमें विंड की जो डायरेक्शन है, स्पीड सॉरी डायरेक्शन नहीं स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए, क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। अब ये जो फव्वारा है, फव्वारा विधि तो समझ में आ गया, लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है तो हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये जो फव्वारे हैं इनके कुछ और अन्य रूप पाए जाते हैं। फव्वारा आजकल अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, तो खासकर 2 रूपों में फव्वारा जो है पाए जाते हैं जो उपयोगी हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म फव्वारा, माइक्रो स्प्रिंकलर, और दूसरा होता है मैक्रो स्प्रिंकलर। एक होता है माइक्रो जो कम प्रेशर पे काम करता है, 2.5 से 3 पे, ये कितना है प्रेशर लिखा है ना मैंने, हाँ 2.5 से 4 पे काम करता है ये। ठीक है, एक होता है माइक्रो स्प्रिंकलर, एक होता है मैक्रो स्प्रिंकलर, जो कम पे काम करता है, एक अधिक पे काम करता है। अधिक प्रेशर पे काम करता है उसको हम ये भी कह सकते हैं रेन गन कहते हैं। चलो लिखा ही देता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होता है, रेन गन आपने नाम सुना होगा, कि छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक बूंदें जो होती है ना, उसके रूप में फसलों को सिंचाई करता है। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे कि फसल में फूल लगते समय हम सिंचाई नहीं कर सकते, इसका समाधान जो है वो रेन गन करती है ना। कैसे करती है वो हम देखते हैं। चलिए, तो इसमें हम एक चीज और लिख लेते हैं कि फव्वारा में 2 प्रकार के ये होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सूक्ष्म फव्वारा। माइक्रो स्प्रिंकलर जिसको हम कहेंगे, है ना, माइक्रो स्प्रिंकलर। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो स्प्रिंकलर की अगर हम बात करते हैं तो यह पूरे खेत में एक साथ लगा दी जाते हैं। पूरे खेत में एक साथ लगा देते हैं। दूसरी बात, अगर हम प्रेशर की इसकी हम बात करते हैं तो ये 2.5 से 3 kg चाहिए होता है। दबाव की अगर हम बात करते हैं तो दबाव इसके लिए कितना चाहिए होता है, 2.5 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके लिए प्रेशर जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। दिख रहा है आपको, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ज्यादा अच्छी है ना, आप थोड़ी खराब में लिखोगे तो चलेगा। तो 2.5 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेकेंड मेथड जो है हमारा, ये तो हो गया माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो है ना, मैक्रो फव्वारा, इसको हम रेन गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेन गन भी कहते हैं। गन का मतलब क्या होता है, बंदूक, और रेन का मतलब क्या होता है, बारिश करने वाली बंदूक। क्या मतलब हो गया इसका, बारिश करने वाली बंदूक। तो ये क्या है, इसकी खासियत क्या है। पहली बात तो अगर हम दबाव की बात कर लेते हैं पहले तो ये थोड़े से अधिक दबाव पे काम करता है। इसमें जो दबाव रहता है वो 3.5 से 5 रहता है, 3.5 to 5.0 kg पर लीटर, kg या लीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे रहता है। ठीक है, और ये रेनगन जो है, रेनगन जो होती है वो क्या होती है, संयंत्र, फव्वारा संयंत्र जो है उसी का बड़ा रूप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फव्वारा इरिगेशन मेथड जो होता है, फव्वारा इरिगेशन मेथड जो होता है उसमें तो क्या होता है कि हम जब बरसात करते हैं, मतलब सॉरी सिंचाई जब करते हैं तो वहां पे
बूंद थोड़ी ज्यादा जाती है, लेकिन इसमें बूंदे जो हैं उनकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी हो जाती है। छोटी बूंदे हैं वो अगर जाएंगी तो ज्यादा स्पीड से जाती हैं, ज्यादा दूरी तक जाती हैं वो, है ना। और दूसरा नुकसान कि अधिक मोटी बूंद अगर फूल पे जाके गिरेगी तो फूल झड़ जाएगा, फूलों का नुकसान हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि बूंद बहुत छोटी होती है इसलिए नुकसान नहीं होता है, तो उसके बारे में भी हम लिखते हैं। तो लिखना इसमें कि यह फव्वारा की अपेक्षा पानी की हल्की बूंदें वर्षा के रूप में बिखेरता है। पानी की वर्षा के रूप में बिखेरता है। ओके, नेक्स्ट हमें इसमें लिखना है, तो इसमें क्या होता है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, हल्की बूंदों के रूप में बिखेरता है। तो इसलिए क्या है कि फूलों को नुकसान जो है वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट मेथड जो बच रहा है वो है बूंद बूंद सिंचाई विधि। हेडिंग डालिएगा 7th बूंद बूंद सिंचाई विधि। वायु गति ध्यान रखना भाई, है ना, क्वेश्चन बनता है इसका। बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या है, ये सबका बाप है। हम पानी बचत की बात कर रहे हैं ना, पानी की बचत की हम शुरू से बात करना। सबसे पहले हमने बार्ड मेथड पढ़ा था, हाथ धो लें बार्ड मेथड का हमने बात की थी। सैनिटाइजर से क्या एक तो आदत पड़ चुकी है, जैसे हाथ दोनों हाथ आपस में मिले तो बस ये होता तो फिक्स होगा ही होगा, है ना। तो बार्ड मेथड की हमने बात की थी, वहां पे हमने खेत में पानी खुला छोड़ दिया है। फिर थोड़ी क्यारी विधि आई कि चलो ठीक है पानी को थोड़े बॉक्स में बनाओ, थोड़ा सा कम रखते हैं। फिर उसके बाद में और कूड़ विधि आई कि ठीक है खत्म करो, कूड़ बना दो, कुंड बना दो जयराम जी की, है ना। फिर उसके बाद में थाला विधि, इस प्रकार से कई सारी चलती आ रही। फिर फव्वारा विधि आई और कम कर दिया। अब ये बूंद बूंद सिंचाई इसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि आप ऐसा करो, झंझट ही खत्म करो, पानी देना ही नहीं है, हम आपको बूंद बूंद के रूप में पानी देंगे, ड्रॉप के रूप में पानी देंगे, और फसल को, जिस फसल को जहां चाहिए वहीं देंगे, पूरे खेत को हम नहीं देने वाले भाई। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बूंद बूंद सिंचाई विधि, नाम से पता चल रहा है कि फसल को सिंचाई जो है वो बूंद बूंद के रूप में की जाती है। कैसे करते हैं, बूंद बूंद के रूप में इसमें हम करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो लिख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि इस विधि का विकास जो है वो कहां से हुआ, क्वेश्चन ये बनता है। पहले क्वेश्चन आता था, अब इजी हो गया, हो सकता है आ भी सकता है, इजराइल से आया है। कहां से आई ये विधि, मेथड जो है कहां से उत्पत्ति हुई है, निकली कहां से, विकसित कहां से की गई है, या कहां से इसका विकास हुआ है, इजराइल से किया गया। आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, वैज्ञानिक की अगर हम बात करते हैं तो सिमका ब्लास, कौन सा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक की बात करते हैं तो सिमका ब्लास ने इस विधि का जो है वो उपयोग किया था, इस विधि को उत्पत्ति बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रयोग जो है सिंचाई जो है वो कैसे करते हैं, बूंद बूंद के रूप में करते हैं। अगर मैं स्पेशली राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान ने इसमें इस मेथड के थ्रू, इस मेथड में मतलब कि भाई ये मेथड सबसे ज्यादा कहां पे प्रयोग में ले जाता है, तो राजस्थान ने प्रथम स्थान पाया। ये अच्छी बात है, गुड न्यूज है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ये बात हमें उसमें ध्यान रखना है। अब ये मेथड जो है ज्यादातर काम में, अब फसल के अंदर तो काम में नहीं लिया जाएगा, है ना। फसल में आप बूंद बूंद दें, क्योंकि फसल में जो है फसल क्रॉप के प्लांट, क्रॉप जो होती है, क्रॉप प्लांट जो है पास पास होते हैं, तो ज्यादातर यह विधि जो काम में ली जाती है वो एक तो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप हो गई, या फिर हॉर्टिकल्चर जितनी में साग सब्जी हो गए, साग सब्जियों में, फल व फूलों में यह विधि जो है ज्यादातर काम में ली जाती है, ज्यादातर प्रयुक्त होती है। ठीक है, बागवानी वगैरह जो हो गई इनमें ज्यादातर काम में यह ली जाती है। पानी का डिस्चार्ज अगर हम बात करते हैं तो 1 से 8 लीटर प्रति घंटा होता है। पानी
का अगर हम इसमें डिस्चार्ज की बात करते हैं तो 8 लीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटे में 8 लीटर पानी ही व्यर्थ होता है। 8 लीटर से ये 1 घंटे तक सिंचाई कर सकती है इस विधि के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसका जो उर्वरक है, इस विधि में उर्वरकों को हम काम में ले सकते हैं, उर्वरकों को कैसे, फर्टिगेशन के रूप में, है ना। और पोषक तत्वों को भी हम काम में ले सकते हैं, पोषक तत्वों को फर्टी रसायन के रूप में हम काम में ले सकते हैं, केमिकेशन के रूप में, सॉरी केमिकेशन के रूप में। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि सिंचाई जिस जल के द्वारा हम कर रहे हैं तो उस जल के अंदर क्या होता है कि उर्वरक जो है उसको डाल देते हैं, उर्वरक को मिला देते हैं और फिर उसको, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई में पाइप के थ्रू क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उस पाइप के अंदर क्या है कि उसमें जो सिंचाई का जो जल आ रहा है उस जल में हमने ऑलरेडी वहां पे क्या है, उर्वरक मिला दिया गया है। तो अब हमको उर्वरक एक्स्ट्रा रूप में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंचाई जल क्योंकि वो फसल के वहीं जा रहा है तो डायरेक्ट फसल को सिंचाई के साथ में उर्वरक भी मिल जाएगा उसको, है ना, जो भी हम यूरिया वगैरह जो देना चाह रहे हैं वो भी। तो इरिगेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन के साथ अगर उर्वरक भी काम में ले लेते हैं तो उस मेथड को कहते हैं फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, फर्टिगेशन। उसी प्रकार से अगर कोई केमिकल जो होते हैं जिनमें पोषक तत्व होते हैं, केमिकल्स को अगर इरिगेशन के रूप में काम में ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं केमिगेशन। तो कुछ जो पोषक तत्व हैं, कुछ भी हमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व देने हैं कुछ भी हैं, तो उसको भी हम सिंचाई में डाल देंगे उस केमिकल को, और सिंचाई के साथ उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, केमिगेशन बोलते हैं। तो ये जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है इसका प्रयोग हम फर्टिगेशन और केमिगेशन दोनों के रूप में हम करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, अब इसके दबाव की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, प्रेशर की अगर हम बात करते हैं भाई कितने प्रेशर पे है वर्क करता है, तो 1.5 से 2.5 1.5 to 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर यह वर्क करता है ना। और लास्ट बात, इसमें खरपतवार जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पानी जो है हम सीधा उस फसल को ही दे रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उस क्रॉप को ही दे रहे हैं, किसी और को तो दे नहीं रहे। तो आसपास क्रॉप के बीच में जो स्पेस बच जाता है वहां पे क्या पानी नहीं होगा तो उसमें खरपतवार उगेंगे ही नहीं। तो सीधी सी बात, इसमें ये जो हमारा खर्चा है ये भी बच गया, है ना, खरपतवार उगेंगे ही नहीं। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम जो हर्बिसाइड्स वगैरह जो भी हम काम में लेते हैं वो भी हम काम में नहीं ले सकें, तो वो खर्चा भी बचता है, खरपतवारों का नुकसान हो जाता है ना, खरपतवार बच जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। ये हमने जो जितने भी इरिगेशन मेथड्स आज हमने पढ़े हैं, 7 इरिगेशन मेथड्स पढ़े हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ में कुछ इरिगेशन मेथड और हैं, जैसे कि कैप्लिकेशन विधि हो गया, ठीक है, टाइफून मिट्टी या मटका विधि। मटका विधि में क्या होता है, मटके के अंदर हम पानी भर के रख देते हैं, या सर्ज विधि हो गया। इस प्रकार के मेथड्स और हैं जो बेसिक काम आते हैं, लेकिन मेनली हमारे ये 7th मेथड्स थे जो हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने इरिगेशन मेथड्स जो है उनको कम्प्लीटली कर लिया है। ये सारी क्लासेज जो हैं आपको बेटा ऐप के अंदर बैच में मिलती हैं। अगर आप इसको, कुछ वीडियो हमारी कुछ वीडियो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहती हैं, कुछ चैप्टर के कुछ पार्ट जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहां पे देख रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन उसके कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज जो है वो ऐप के अंदर अवेलेबल रहती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी श्री गोविंदम क्लासेज ऐप के अंदर बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप जिस भी क्लास में हैं तो वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, डाउट क्लास, वो सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। इसी के अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर हम क्विज करवाते हैं डेली में, शाम को, सुबह और शाम को, है ना, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे हम क्विज करवाते हैं। सुबह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होती है, खासकर JRF और प्री PG वाले बच्चों के लिए, और शाम को जो होती है वो अपने कृषि पर्यवेक्षक JET ICR 11-12 सभी बच्चों के लिए होती है, हिंदी में कुछ होती है। तो वहां से आप जुड़ें। इसके अलावा 9 बजे हम जो क्विज लाते हैं, 9 बजे जो लाइव क्विज लाता हूँ यूट्यूब चैनल पे, उसमें भी जुड़ें और आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं तो आप उनको अच्छे से सॉल्व करें, देखें कहाँ पे गलती है, कहाँ पे कमी है, तो उसके बाद में आप उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार करें। दूसरा एक सिंपल सा मेथड पढ़ने का तरीका मैं आपको अगर बताऊं जाते जाते, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने ये जो वीडियो भी है आप देख रहे हैं, इस तरीके से वीडियो को देखना है फर्स्ट स्टेप में, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो ऑलरेडी मैंने इतनी सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट, जो मेन चीज है वो लिखा दी है। इससे कुछ एक्स्ट्रा चीजें और मैं इंक्लूड करके इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल में डाल देता हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर आपको डिटेल में पढ़ना उस टॉपिक को, तो बाकी एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर दिया है, उसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर जो है अच्छे से कर दिए हैं।
तो आपको सबसे पहले वीडियो को देखना है, सारे पॉइंट्स को समझ लिया, पहले कोशिश करें नोट्स ना बना के आप सिर्फ वीडियो को देख कर अच्छे से समझ लें। फिर वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के, जैसे मैं खुद साइड में हो जाता हूँ या साइड में आता हूँ तो यहाँ पे वीडियो पॉज किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख लो। जैसे इन पॉइंट्स को लिख लिया, इस प्रकार से आप शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स आपके बनाते हुए चलें। क्योंकि आप में से काफी का डाउट आता है सर मैं वीडियो से नोट्स बनाऊं या ऐप में जो नोट्स हैं वो बनाऊं या फिर मेरे पास बुक है वो पढूं, क्या करूं। तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात आपको सिंपल स्टेप में है कि ये जो मैं लिख रहा हूं, मेहनत में कर रहा हूं बेटा, वो इसीलिए कर रहा हूं कि आप नोट्स बनाए। तो प्रायोरिटी आप इसी को दो, इसी वीडियो को जो नोट्स है उन्हीं को प्रायोरिटी दो। एक्स्ट्रा कुछ आपको जानना है, क्योंकि जो चीजें मैं बोलता हूँ वो सारी चीजें तो लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन वो बोलता हूँ वो नोट्स से ही है, उसकी नॉलेज के थ्रू वो सारी चीजें मैंने नोट्स में उसमें मेंशन कर रखी है। तो आप एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ दिखना है तो नोट्स में जाके देख लो, फिर उसका टेस्ट जाके ज्वाइन करो। टेस्ट वाले फोल्डर में आप देखोगे बैच में वीडियो स्टडी मटेरियल, उसके आगे टेस्ट का ऑप्शन है। तो टेस्ट के ऑप्शन पे आप जाके देखोगे तो वहां पे जैसे सिंचाई चल रहा है तो सिंचाई का मैंने टेस्ट डाल रखा है। तो जब आपने वीडियो देख ली, आपने उसके नोट्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, ज्वाइन करो। उसमें हमने डाल रखे हैं आपकी सुविधा के लिए कि आगे तक आपको मिलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने डाल रखे हैं तो आज ही सारे टेस्ट एक बार ज्वाइन करके, उनमें 3 अटेम्प्ट हैं, 3 अटेम्प्ट आज ही खत्म करके जयराम जी की मैं तो बैठ जाऊं सूखा, ऐसा नहीं करना है। पहले वीडियो देखो, फिर उसके नोट्स पढ़ो अच्छे से, और फिर उसका टेस्ट अटेम्प्ट करो। फिर टेस्ट में देखो कि कहाँ गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ मेरे से, जो क्वेश्चन गलत हुआ है किस टॉपिक से गलत हुआ, उस टॉपिक को वापस से वीडियो में आके देखो, समझो अच्छे से। फिर नहीं आता है तो आप मेरे से डाउट क्लास होती है वहां पे डिस्कस करना। इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे सिंपल मेथड के थ्रू, तो आराम से आपका सिलेक्शन 100% होगा। और दूसरा तरीका यह है जो बाकी लोग, कॉमन लोग जो करते हैं कि वो भटके हुए रहते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इस बुक से पढ़ लो उस बुक से पढ़ लो। हाँ, अगर आपको सफिशिएंट नॉलेज हम नहीं दे पाते तो मैं खुद आपको कह देता भाई वो बुक भी पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि दुनिया भर की जितनी भी बुक्स हैं सभी को मर्ज करके मैंने आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। दुनिया भर में जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी कोचिंग, सभी के क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन टेस्ट हैं, वो सभी मैंने देखते हैं कि भाई हाँ कहाँ पे है, सभी चीजों को एनालाइज करके 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस है सभी को मर्ज करके मैंने 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐप में प्रोवाइड कराए। तो वो किस लिए, ताकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं। अब आप 10 चीजों में भटकोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। उसी को मैंने समराइज करके एक जगह एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो मेन चीज है, जो हलवा जिसे हम कह सकते हैं, वो आपके लिए हमने सर्व कर दी है। अब इस हलवे को अच्छे से खाना है और अच्छे से चबाना है। जितना ज्यादा आप इसको चबाओगे, इसी हलवे को बार बार चबाओगे, इसमें जो घी है वो सारा आपके अंदर जाएगा और फिर वो आपके एकदम से यूं जाके एकदम से आप लोहे के बन जाओगे, है ना। तो वो चीज है, खाने को अच्छे से चबाना है। तो नोट्सों को, इन वीडियो को अच्छे से बार बार देखना है, बार बार समझना है, टेस्ट प्रैक्टिस बार बार करनी है। इसको कंटेस्ट कर लो, सिलेक्शन होने की गारंटी मेरी है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ हो सकता है 4 घंटे 6 घंटे पढ़ रही है, लेकिन मैं आपके लिए 8-8 10-10 12-12 घंटे मेहनत कर रहा हूँ। इसी चीज को मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एक बार कॉपी किया, आपके नोट्स डाल दिए। एक बार पिछली वीडियो इरिगेशन की सेम आप देखोगे, इसी टॉपिक की पिछली वीडियो मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल रखी है। आपके बैच के अंदर भी ऑलरेडी पुरानी वीडियो भी मैंने अवेलेबल करवा रखी है, आप उसको देख सकते हैं। और ये नई वीडियो है, क्यों अवेलेबल करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपडेट होता हूँ, कुछ अपग्रेड होता हूँ। पिछली बार हो सकता है इनमें से कोई 1-2 पॉइंट रह गया होगा, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताया होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा, तो आपको वो चीजें हम मेहनत करके डाल रहे हैं। तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस कंटेंट पे आप अच्छे से फोकस करिए। दूसरी एक रिक्वेस्ट और है मेरी बैच के बच्चों से, या फिर जो आप अगर बैच में जुड़ गए हैं तो, कि सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। देखो 2 चीज होती है बेटा, एक तो होता है कि हमारे पास कोर्स पहले का बना हुआ है, पिछले साल का कोर्स बना हुआ है, पिछले साल के नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर हैं, टेस्ट बने हुए हैं, तो उनको मैंने सारे के सारे एक साथ में ऐप के अंदर बैच में डाल दूंगा। तो वो होता है 1 टाइम कोर्स, मतलब आप पेमेंट करो, सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, मुझे पता नहीं चलेगा। दूसरा मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि आपको रेगुलर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि रेगुलर कनेक्ट रहे। इसीलिए रेगुलर नई वीडियो, नई क्लासेस रिकॉर्ड करके फिर आपको डालते हैं। पुरानी वीडियो भी मैं डाल सकता हूं, वो भी आपको अवेलेबल है, वो मैंने एक्स्ट्रा के रूप में कर रखी है कि अगर आपको, जैसे सिंचाई का आज ही 1 क्लास हुई है ना, 1 घंटे की 1 क्लास है, आपको अगर सिंचाई को और ज्यादा पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको आज ही पढ़ना है, तो पुरानी वीडियो में पूरा चैप्टर अवेलेबल है, आप उसको जाके देख लीजिए, समझ लीजिए उसको, उसके फिर नोट्स पढ़ लो, फिर आराम से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अपडेट क्लास भी आपको मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि कनेक्टिविटी रहे। तो आप इस सिस्टम से, इस शेड्यूल से चलें कि जो जो क्लास आपको रेगुलर अपलोड की जाती हैं उन्हीं क्लासों को अटेम्प्ट करें। पिछली क्लास से कोई छूट गई तो पहले उनको कवर करें, नए स्टूडेंट्स हो अगर आप तो पहले पिछली क्लासों को अटेम्प्ट करें, फिर इन क्लासों से आगे आप कंटिन्यू करें। तो इस प्रकार से फोन बन जाएगा ना, पहले वो कवर करो फिर ये कवर करो, इस प्रकार से हमारी गाड़ी चल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। आप श्री गोविंदम क्लासेस ऐप को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और अगर आपके दोस्त या आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ऐप के अंदर जुड़ जाइए। बहुत ही कम फीस में आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिलता है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।